140 शब्द प्रति मिनट, 1050 वर्ड। स्टार्ट। आदरणीय महोदय, मैं आपका ध्यान विधानसभा के कार्यकलापों के बारे में आकर्षित कराना चाहता हूं। अगर आप इनकी ओर ध्यान देंगे, फिर पता चलेगा कि प्रायः साल भर में लगभग 70-80 बैठकें होती हैं। अधिक न होने के लिए दो कारण दिए जाते हैं। इस संबंध में प्रथम दृष्टिकोण तो यह है कि उनके पास कार्य नहीं है, और दूसरा दृष्टिकोण यह हो सकता है कि अधिक बैठकों से खर्च ज़्यादा बढ़ता है। एक बात यह भी है कि जब तक बैठकें होती हैं तब तक अन्य कार्यालयों में नहीं हो पाता, जिसका प्रभाव पूरे तंत्र पर अवश्य पड़ता है। मेरी व्यक्तिगत राय से दोनों तर्क सही नहीं हैं। शायद इसका कारण यह हो सकता है कि नियमों का पालन दृढ़ता से नहीं हो पा रहा है। दूसरा यह है कि नियमों को परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जाना भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि इन नियमों पर दलगत राजनीति हावी हो गई है। सबसे पहले तो नियमों में यह प्रावधान होना चाहिए कि केवल विधिवत रखे गए अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की चर्चा का स्वरूप अविश्वास प्रस्ताव जैसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो कार्य स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव इत्यादि से भयभीत होने का डर नहीं रहेगा। अगर सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि जब बैठक चल रही हो और कतिपय महत्वपूर्ण घटना चर्चा का विषय बने, तो बिना किसी तर्क वितर्क के सरकार को पूर्ण जानकारी सदन में वास्तविक तथ्य सहित रख देना चाहिए, तो शून्यकाल का वह हौवा नहीं रहेगा जो आज है। हालांकि हाल के वर्षों में इस दिशा में कुछ परिवर्तन हुए हैं, वे काफ़ी नहीं हैं। अब इस बात पर भी यही विचार होना चाहिए कि स्थगन प्रस्ताव का जो नियम है वह कहाँ तक उचित है। अध्यक्ष महोदय चाहे तो इसके स्थान पर प्रतिदिन अंतिम 2 घंटे ऐसी चर्चा के लिए रख सकते हैं जो माननीय सदस्य चाहते हैं। जहाँ तक प्रश्नकाल का संबंध है, यह देखा जा रहा है कि संबंधित नियम बहुत अधिक सीमा तक इतने शिथिल होते गए हैं कि अधिकांश प्रश्न जिनमें तरह तरह की जानकारी मांगी जाती है अमान्य करने योग्य होते हैं, क्योंकि मांगी गई जानकारी संभागीय और जिले स्तर पर या विकास खंड में ही प्राप्त हो सकती है। फिर भी यदि सदस्य चाहें तो वह जानकारी अलग से मंगाकर उस सदस्य को दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि यह जानकारी भी विभागाध्यक्ष को निचले स्तर से एकत्रित करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि आमतौर पर उक्त जानकारी उनके पास रहनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं पूछना चाहता हूं कि अभी की स्थिति में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं और कितने इस वर्ष खुलने वाले हैं, तो वह भी जिले से मंगाई जाएगी। वैसे अधिकांश आंकड़े विभाग में ही रहना चाहिए। संभवतः यह हो सकता है कि सदस्य ने इस प्रश्न का उत्तर किसी निश्चित तारीख को चाहा हो और उस समय विभाग की तारीख ना हो। ऐसी दशा में सही स्थिति को समझकर संबंधित को तदनुसार उसकी सूचना दी जानी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि यह कार्य मशीनी ढंग से ना होकर इस तरह से किया जाए कि शासन को अनावश्यक व्यय ना हो, क्योंकि शासन पर व्यय भार बढ़ेगा तो आखिरकार उसका बोझा जनता पर ही आएगा। शहरी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पिछले 5 वर्ष के अंदर शहरी गरीबों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1973 में शहरी गरीबों की संख्या लगभग 6 करोड़ थी, जो 1988 में बढ़कर 8 करोड़ हो गई, और अब ताज़ा आंकड़े के अनुसार यह संख्या 10 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। ये वे निर्धन हैं जिन्हें शहरों में मूलभूत न्यूनतम नागरिक सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और बेरोजगारी के आलम में कई कई दिन गुजार देते हैं। इसका एक बड़ा कारण बहुचर्चित नेहरू रोजगार योजना और 1990 में शुरू की गई शहरी बुनियादी सेवा योजना का प्रभावी ढंग से अमल न हो पाना है। मंत्रालय में हुई इस एक उच्च स्तरीय बैठक में यह बात मुख्य रूप से उजागर हुई कि शहरी गरीबों के लिए बनाई गई मौजूदा योजनाओं के बीच ना तो कोई समानता है और ना ही सही तालमेल, बल्कि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से चलाए जाते हैं लेकिन अनेक मामलों में प्रभावी नहीं हो पाए हैं। इसी तरह वर्तमान में कई योजनाएं साधन जुटाने के परंपरागत स्रोतों पर आश्रित हैं, जिससे उनकी शुरुआत ही
सही ढंग से नहीं हो पाती है। गैर सरकारी संगठनों का अपर्याप्त सहयोग भी इन योजनाओं को पीछे की ओर धकेलता जा रहा है। नेहरू रोजगार योजना के तहत करोड़ों रुपए दिए जाने के बावजूद उसके प्रभावी ढंग से अमल न होने को लेकर मंत्रालय ने गहरी चिंता व्यक्त की गई है। शहरी गरीबी की समस्या से निपटने के लिए अब छोटे, मंझोले और बड़े शहरों के समन्वित विकास योजनाएं अलग अलग ढंग से शुरू की गई हैं। कई दीर्घकालीन योजनाएं भी तैयार की गई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समुचित सामंजस्य में कमी, सरकार और शहरी नगर निकायों के बीच एक पुख्ता प्रशासनिक मशीनरी का अभाव प्रमुख समस्या बनी रही है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र के माध्यम से काम कर रही विभिन्न एजेंसियों को राज्य प्रशासन द्वारा समुचित सहयोग उपलब्ध न होने के कारण सहायक योजनाएं गति नहीं पकड़ पा रही हैं। दूसरी ओर राज्य सरकारों की यह दलील रहती है कि वे अपने शहर की प्राथमिकताओं के आधार पर उसके विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लिहाजा इन संबंध में मंत्रालय में महत्वाकांक्षी योजनाएं तो बनी, लेकिन समय पर सही दिशा और अमल न लाने के कारण साल दर साल ये स्वतः ही ध्वस्त होती जा रही हैं। मंत्रालय ने अब यह निर्णय किया है कि शहरों एवं कस्बों के विकास का कोई भी नया समन्वित कार्यक्रम पूरी तरह से परंपरागत वित्तीय संस्थाओं पर ही निर्भर नहीं रहेगा, अपितु इसमें समुदाय, शहरी स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठन तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता के द्वारा संसाधन जुटाए जाएंगे। इस प्रकार सभी कार्यक्रम समग्र कस्बा आधार पर क्रियान्वित होंगे। इसका नियोजन राज्य शहरी विकास अधिकरण, जिला शहरी विकास अभिकरण और निगम शहरी गरीबी उन्मूलन विभागों के नेटवर्क द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को भी समुचित ढंग से सुदृढ़ बनाने की बात कही जा रही है। केंद्र स्तर पर चयन किए गए एक कस्बे के समन्वित विकास के लिए 1995 से 1996 में 100 करोड़ रुपए और 1996 से 1997 के दौरान 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि का प्रावधान रखा गया है। यह राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि के अलावा है।